हेलो एवरीवन, मैं हूं इंजीनियर मुरलीधर जाखड़ और आप लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 12 का चैप्टर नंबर फर्स्ट। सबसे पहले हम लोग संबंध के बारे में बेसिक बातें करेंगे। उसके पश्चात रिक्त संबंध एवं सार्थिक संबंध को समझने का प्रयास करेंगे। तो शुरू करते हैं संबंध से। देखिए स्टूडेंट्स, संबंध को परिभाषित करने के लिए माना हमारे पास कोई दो समुच्चय हम लोग ले लेते हैं, ए व बी। माना हमारे पास एक समुच्चय है ए और दूसरा है बी। समुच्चय जो ए है उसके एलिमेंट्स जो हैं अवयव वो हम मान लेते हैं 1, 2 एंड 3 और बी के एलिमेंट हम मान लेते हैं 4, 5 एंड 6। सबसे पहले हम समुच्चय ए व समुच्चय बी के जो अवयव हैं उनका कार्तीय गुणन बनाते हैं। तो देखिए ए क्रॉस बी, तो समुच्चय ए व बी के अवयवों का कार्तीय गुणन बनाने पे हमें जो प्राप्त होता है वो हम लिखते हैं 1, 4, 1, 5, 1, 6 और दूसरा जो हमें प्राप्त होंगे पेयर्स 2, 4, 2, 5 एंड 2, 6। नेक्स्ट पेयर्स हमें प्राप्त होंगे 3, 4, 3, 5 एंड 3, 6। ठीक है, तो देख लीजिए किस प्रकार से पेयर बने 1, 4, 1, 5, 1, 6, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 3, 4, 3, 5 एंड 3, 6। इस प्रकार से कार्तीय गुणन में पेयर्स बनते हैं। अब हम यहाँ पे चर्चा करते हैं कि जो हमारा सेट ए है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स, सेट ए में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो है 3 एवं सेट जो बी है समुच्चय बी उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 3। तो हमारे पास यहाँ पे टोटल पॉसिबल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने हो सकते हैं? टोटल पॉसिबल नंबर ऑफ रिलेशंस यानी कुल संभव संबंधों की संख्या कितनी होगी? तो यहां लिख देते हैं कुल संभव संबंधों की संख्या वो हमारे पास जो होगी वो होगी 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, ठीक है, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। ये हमारे कुल संभव संबंधों की संख्या होगी। तो देखिए नेक्स्ट, सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 3 एंड सेट बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 3। तो यहां पे कुल संभव संबंधों की संख्या जो हो जाएगी 2 की पावर 9। 2 की पावर 9 हमारे यहां पे कुल संभव संबंधों की संख्या होगी, जो बहुत अधिक है। इससे क्या निष्कर्ष निकला कि भाई जो संबंध जो है, संबंध जो है आर, रिलेशन आर जो है वो समुच्चय ए के अवयवों का समुच्चय बी के अवयवों के कार्तीय गुणन का उपसमुच्चय होता है या उसके इक्वल होता है। फिर से रिपीट करता हूं कि संबंध जो है वो उपसमुच्चय होता है किसका? संबंध जो है उपसमुच्चय होता है किसका? सेट ए के अवयवों का सेट बी के अवयवों के साथ कार्तीय गुणन का। या संबंध बराबर हो सकता है किसके? ए क्रॉस बी के। ठीक है, यह बात भी आपको पता होनी चाहिए। अब कक्षा 12 के स्तर पर एनसीईआरटी में हम जिन संबंधों का अध्ययन कर रहे हैं बेसिकली वो संबंध स्वयं से स्वयं में परिभाषित हैं आपकी बुक्स में।
कहने का मतलब ये है कि हम ऐसे संबंधों का अध्ययन कर रहे हैं जो स्वयं से स्वयं में परिभाषित है। जैसे सेट ए से ए में परिभाषित हो कोई संबंध, या कोई संबंध जैसे सेट बी से बी में डिफाइन हो। ठीक है, तो उस स्थिति में जो संबंध है वो उपसमुच्चय होगा या बराबर होगा किसके, ए क्रॉस ए के, या संबंध सबसेट होगा एवं इक्वल होगा किसके, बी क्रॉस बी के। ठीक है स्टूडेंट्स, ये स्थितियां होंगी। क्योंकि कक्षा 12 में एनसीईआरटी में हम क्या अध्ययन कर रहे हैं, हम उन्हीं संबंधों का अध्ययन कर रहे हैं जो स्वयं से स्वयं में डिफाइन है। ठीक है, अब यहाँ पे सेट चाहे से ए हो, बी हो, पी हो, क्यू हो, एक्सेप्ट्रा कुछ भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब हम यहाँ पर सबसे पहले चर्चा करेंगे रिक्त संबंध की, कि वही रिक्त संबंध क्या होता है। तो देखिए रिक्त संबंध, अब हमें संबंध को परिभाषित करने के लिए कोई ना कोई समुच्चय लेना आवश्यक है। तो मान लीजिए हम रिक्त संबंध को परिभाषित करने के लिए जो समुच्चय ले रहे हैं वो ए है, तो हम डेफिनेशन किस प्रकार से लिखेंगे, देखिए समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर, समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर। क्योंकि हमने यहाँ पे रिक्त संबंध को परिभाषित करने के लिए जो सेट लिया वो ए माना है, इसलिए हमने ऐसा लिखा है। अगर हम यहाँ पे रिक्त संबंध को परिभाषित करने के लिए जो सेट लेते वो पी होता, तो हम यहाँ लिखते समुच्चय पी पर परिभाषित संबंध आर, रिक्त संबंध कहलाएगा। रिक्त संबंध कहलाता है यदि समुच्चय ए का कोई भी अवयव समुच्चय ए से संबंधित न हो। तो हमने जो डेफिनेशन लिखा है वो लिखा है स्टूडेंट्स कि समुच्चय ए पे परिभाषित संबंध आर रिक्त संबंध कहलाता है जब समुच्चय ए का कोई भी अवयव समुच्चय ए से संबंधित ना हो। तो हो सकता है बहुत से बालकों को ये बात बिल्कुल भी समझ में ना आई हो कि समुच्चय ए का कोई भी अवयव समुच्चय ए से संबंधित नहीं होगा, इसका क्या मतलब है। तो इसको समझने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं और आपको क्लियर करता हूं। तो देखिए हम लोग फर्स्ट एक हमारे पास माना कि जो सेट है, माना हमारा जो सेट है समुच्चय ए, जिस पे हमने संबंध को क्या किया है, परिभाषित किया है, वो हम अगर ए जो है वो ले लेते हैं 1, 2 एंड 3। ठीक है, अब मैं यहां पे एक संबंध लिखता हूं और आपको बताता हूं कि क्या ये रिक्त संबंध है या नहीं है, वो बात आपको क्लियर करता हूं। मेरे पास एक संबंध आर इस प्रकार है कि ए कोमा बी इस प्रकार है। किस प्रकार है वो मैं अभी यहां कंडीशन मेंशन करता हूं कि b इज इक्वल टू ए प्लस 3, कि जो b का वैल्यू है वो होगा a प्लस 3, जहां
जो स्मॉल ए है, स्मॉल ए है वो संबंधित है किससे, सेट ए से, वह स्मॉल बी जो है वो भी संबंधित है किससे, सेट ए से। ठीक है, अब हमें जो कंडीशन दे रखी है वो दे रखी है b इज इक्वल टू ए प्लस 3। अब स्टूडेंट अगर मैं a का वैल्यू सेट में से 1 लेता हूं, ठीक है, देन b का वैल्यू मेरे पास 1 प्लस 3 यानी b इज इक्वल टू मेरे पास कितना आएगा 4। लेकिन जो रिलेशन हमें दिया गया है उसमें लिखा गया है कि स्मॉल a का वैल्यू सेट a में से है, वह स्मॉल b का वैल्यू सेट a में से ही है। तो यहां पे a का वैल्यू तो हमने सेट a में से लिया जो कि, बट जो b का रिजल्ट हमारे पास 4 आया वो सेट a में है ही नहीं, तो हम लिखेंगे 4 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट a। ठीक है, अब कुछ बालकों के ये मन में हो सकता है कि भाई अगर हम b का वैल्यू 2 ले लें, सॉरी a का वैल्यू अगर हम 2 ले लें, तो ले लीजिए a का वैल्यू अगर आप 2 लेंगे देन b का वैल्यू आपके पास 2 प्लस 3, b का वैल्यू आएगा 5, और 5 भी जो है सेट a से बिलोंग नहीं करता है। ठीक है, इसी प्रकार आप जब a का वैल्यू 3 लेंगे तो b का वैल्यू आपके पास 3 प्लस 3 यानी b इजिकल्स टू आपके पास आ जाएगा 6, और 6 भी डज नॉट बिलोंग्स टू सेट a। कहने का मतलब यह है कि इस संबंध के लिए जो कंडीशन आपको इस संबंध में जो कंडीशन आपको दे रखी है उसके लिए आप एक भी पेयर नहीं लिख सकते। ठीक है, इसलिए जो ये संबंध जो है आर वो रिक्त संबंध है अर्थात फाई है। तो रिक्त संबंध वो होता है जिसमें हमें दी गई कंडीशन के लिए एक भी पेयर ना लिख पाए, एक भी जोड़ा ना लिख पाए, रिक्त संबंध होता है। ठीक है, और यहां पे जो है ए व बी किससे बिलोंग कर रहे हैं, स्मॉल ए व बी किससे बिलोंग कर रहे हैं, सेट ए से। तो यही बात हमने यहां लिखा है कि यदि समुच्चय ए का कोई भी अवयव समुच्चय ए से संबंधित ना हो तो नहीं है बिल्कुल भी, यही कंडीशन यहां पे है, और इस प्रकार के जो संबंध होंगे वो रिक्त संबंध कहलाएंगे। अब आगे हम पढ़ते हैं सार्वत्रिक संबंध। तो सबसे पहले हम लोग सार्वत्रिक संबंध का जो डेफिनेशन है वो लिखते हैं, फिर उसे समझने का प्रयास करते हैं एग्जाम्पल लेकर। तो स्टूडेंट सबसे पहले मैं डेफिनेशन लिखता हूं सार्वत्रिक संबंध, सार्वत्रिक संबंध का, कि भाई सार्वत्रिक संबंध जो है वो होता क्या है, इसका डेफिनेशन मैं लिखता हूं। तो देखिए स्टूडेंट, अब आपको पता है कि हमें किसी भी संबंध को परिभाषित करने के लिए कोई न कोई समुच्चय लेना होगा। तो यहां पे हम सार्वत्रिक संबंध को परिभाषित करने के लिए जो समुच्चय ले रहे हैं वो हम ए मान रहे हैं, तो हम लिखेंगे वही लैंग्वेज कि समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर सार्वत्रिक संबंध कहलाता है यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव
समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव से संबंधित हो। अब इस बात को समझने के लिए फिर से मैं आपके पास एग्जांपल लेता हूं। चूंकि यहां पे हमने सेट जो है वो ए मान रखा है, तो माना सेट ए के जो एलिमेंट है वो है 1, 2 एंड 3। यहां पे मैं एक रिलेशन आपके सामने पुट कर रहा हूं। तो देखिए कि ए कोमा बी इस प्रकार है। किस प्रकार है? देखिए कि ए माइनस बी का मोड सदैव बड़ा होगा या बराबर होगा किससे? 0 से। जहां ए बिलोंग करता है सेट ए से, स्मॉल ए बिलोंग करता है सेट ए से, एवं स्मॉल बी बिलोंग करता है सेट ए से। फिर से रिपीट करता हूं, मैंने जो एग्जांपल लिया है कि ए व बी इस प्रकार है, सच दैट, इंग्लिश में बोले तो इस प्रकार है कि ए व बी का डिफरेंस का जो मोड है वो सदैव बड़ा होगा या बराबर होगा किससे? 0 से। तो चेक करते इस सेट के सभी अवयवों के लिए कि क्या ये एक दूसरे से संबंधित है। तो देखिए अगर आप लोग ये सोचें कि सर क्योंकि यहाँ पे स्मॉल ए के सारे वैल्यूज ए में से और स्मॉल बी के सारे वैल्यूज भी ए में से हैं, तो आप कोई भी वैल्यू ले लीजिए रेंडमली कि सर मेरे को जो ए का वैल्यू है वो लेना है 3, ठीक है, और बी का आप ले लीजिए 1 ले लीजिए, ठीक है। फर्स्ट हमने ये पेयर लिया कि भाई कि ए का वैल्यू हमने 3 और बी का 1 लिया है, ठीक है। देखिए तो देन उस स्थिति में मोड ए माइनस बी, ठीक है, वो हमारे पास आ जाएगा बी 3 माइनस 1, तो ये मोड 2 हमारे पास आएगा। और 2 जो है वो हमेशा क्या होता है? वो 0 से बड़ा होता है। तो कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है। अब आप कुछ भी रेंडमली वैल्यूज ले लीजिए कि सर उल्टा कर दीजिए, ठीक है, उल्टा कर देते हैं कि ए का वैल्यू 1 और बी का वैल्यू आप 3 कर दीजिए, ठीक है, कर दिया। देन देखिए फिर भी मोड ए माइनस बी आप फाइंड कर लीजिए, जो आ जाएगा 1 माइनस 3, इसका मतलब हो गया -2, और मोड के अंदर है तो सारी वैल्यूज कैसी प्राप्त होंगी? पॉजिटिव प्राप्त होंगी, क्योंकि मोड क्या करता है? हमें पॉजिटिव वैल्यूज देता है, ठीक है। अब जो ये 2 है वो भी किससे बड़ा है? 0 से बड़ा है। तो इस स्थिति में ये जो संबंध हमें दे रखा है वो सार्थिक संबंध है, क्योंकि आप यहाँ पे कोई भी एलिमेंट्स ले लीजिए, ठीक है, और टेस्ट कर लीजिए इस कंडीशन के लिए, आपको हर टाइम कंडीशन सेटिस्फाइड मिलेगी, ठीक है। तो यही मतलब है कि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय ए से संबंधित होगा, यानी कहीं पे भी कंडीशन जो दी हुई कंडीशन है वो फेल नहीं होगी, ठीक है स्टूडेंट। तो ये जो संबंध हुआ ये हुआ सार्थिक संबंध। और इसको शॉर्ट में अगर हम लिखना चाहें यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लिख सकते थे अर्थात जो संबंध आर जो सार्थिक संबंध कहलाता है वो इक्वल होता है किसके? ए क्रॉस ए के। ये जो सार्थिक संबंध की कंडीशन हो गई, और ये आप अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। अब स्टूडेंट आपकी बुक में एक प्यारा सा एग्जाम्पल नंबर 1 है जो रिक्त संबंध और सार्वत्रिक संबंध से संबंधित है, उसको हम बनाते हैं। तो देखिए आपका जो एग्जाम्पल है वो क्या कहता है। तो स्टूडेंट जो एग्जाम्पल हमारे पास है वो दे रखा है कि हमें कि मान लीजिए कि एक सेट ए है, समुच्चय ए है, और समुच्चय ए क्या है? क्वेश्चन में लिखा है किसी बालकों के स्कूल में विद्यार्थियों का समुच्चय है। तो सबसे पहले आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि जो विद्यालय है वो बालकों का है, ठीक है, विद्यालय बालकों का है,
इससे अभिप्राय है कि स्कूल में कोई भी गर्ल्स नहीं है। तो फिर से क्लियर कर लीजिए कि आपको क्वेश्चन में जो सेट ए दे रखा है वो क्या करा है कि एक बालकों के विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या को कौन दर्शाता है, सेट ए। अब आपको दर्शाना है कि संबंध आर, यानी संबंध आर किस प्रकार दे रखा है, ए कोमा बी, यानी ए कोमा बी इस प्रकार है, ए बी की बहन है, ए बी की बहन है। तो सबसे पहले मैं इसको रफ कर देता हूं और फिर हम लोग एग्जाम्पल सोल्व करते हैं। इसके अलावा इसमें एक संबंध आपको और दे रखा है, आर नोट बोल दीजिए या आर डैश बोल दीजिए। इसे हमें जो है आर संबंध को तो हमें रिक्त संबंध सिद्ध करना है, और आर डैश जो दे रखा है कि ए कोमा बी इस प्रकार है, ए तथा बी की ऊंचाइयों का अंतर 3 मीटर से कम है। ये जो संबंध हमें दे रखा है इसको हमें सार्वत्रिक संबंध सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम इसका हल स्टार्ट करते हैं। हल, अब हमें जो दे रखा है सेट ए, क्या दे रखा है, सेट ए हमें दे रखा है। तो सेट ए क्या है, वो है बालकों के, स्कूल बोल दीजिए या विद्यालय की बात है, स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या, की संख्या, ठीक है। और सेट जो रिलेशन हमें दे रखा है वो रिलेशन क्या है कि वो रिलेशन है कि ए कोमा बी इस प्रकार है कि ए बी की बहन है, ए बी की बहन है, है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 1 मिनट में देख लेता हूं यहाँ थोड़ा सा, ठीक है, यही दे रखा है ए कोमा बी इस प्रकार है, ए बी की बहन है। अब देखिए स्टूडेंट कि जो आपका स्मॉल ए है वो यहां पे बिलोंग करता है किससे, सेट ए से बिलोंग करेगा, ठीक है। और स्मॉल बी जो है वो भी यहां पे आपका बिलोंग करेगा किससे, सेट ए से बिलोंग करेगा, ठीक है। और सेट ए जो है वो बालकों के स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या को दर्शाता है, ठीक। तो सेट ए में स्मॉल ए किसको दर्शाएगा, बालक को दर्शाएगा, और सेट ए में स्मॉल बी किसको दर्शाएगा, बालक को दर्शाएगा। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि जब स्कूली बालकों का है और ए व बी, स्मॉल ए व स्मॉल बी दोनों बालकों को दर्शा रहे हैं, तो ए बी की बहन होना मुमकिन नहीं है। तो लिखेंगे कैसे, वो लिखेंगे चूंकि स्कूल बालकों का है, अतः ए बी की बहन नहीं हो सकती, नहीं हो सकती है, ठीक है। अतः और रिक्त संबंध है, आर क्या है, रिक्त संबंध है। बस यही लिखना था। दोबारा से इसको रिपीट कर लेते हैं कि ए जो है बालकों के स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या को दर्शाता है, सेट ए,
और हमें दे रखा है कि a, b इस प्रकार है कि a b की बहन है। अब सबसे खास बात ये आपको ये देखना था कि जो स्मॉल a व स्मॉल b कहाँ से बिलोंग करेंगे, सेट a से बिलोंग करेंगे। और सेट a में जब बालक ही बालक हैं तो a b की बहन कैसे होगा, नहीं हो सकता ना। ठीक है, इसलिए हमने क्या लिखा, स्कूल बालकों का है अतः a b की बहन नहीं हो सकती, अतः आर क्या है, रिक्त संबंध है। अब देखिए नेक्स्ट, इसी के अंदर जो दूसरा संबंध हमें आर डैश दे रखा है वो हमें सार्वत्रिक संबंध सिद्ध करना है। और कह रहा है कि a कोमा b इस प्रकार है कि a व b की ऊंचाइयों का अंतर 3 मीटर से कम है। तो देखिए हम लोग इस एग्जाम्पल को समझने से पहले मैं आपको कुछ फैक्ट्स बता देता हूं कि अधिकतम ऊंचाई का वर्ल्ड रिकॉर्ड जो अभी तक है ऊंचाई का वर्ल्ड रिकॉर्ड, ठीक है, तो अधिकतम ऊंचाई का रिकॉर्ड विश्व रिकॉर्ड है, हिंदी में लिख देते हैं इसको, विश्व रिकॉर्ड जो है वो है 2.76 मीटर का। ठीक है, 2.76 का। और ये जो रिकॉर्ड 2.76 ये जो है अमेरिका के एक व्यक्ति हैं का व्यक्ति है, उसके नाम दर्ज था और नाम था रॉबर्ट वेडलो। ठीक है, ये थोड़ा सा नाम जो है मेरे को कंफ्यूजन है तो मैं इसको लिखा देता हूं आपको, है ना। वेडलो, ये रॉबर्ट वेडलो, इनके नाम ये दर्ज है। ठीक, 2.76 मीटर का अधिकतम ऊंचाई का, और कम से कम ऊंचाई का, कम से कम ऊंचाई का विश्व रिकॉर्ड जो है वो है 0.44 मीटर का। और ये जो रिकॉर्ड है वो दर्ज है चंद्रा बहादुर डांगी। चंद्रा बहादुर डांगी, इनके नाम ये दर्ज है। ठीक है भाई, आज तक का अधिकतम ऊंचाई का विश्व रिकॉर्ड जो है वो 2.76 से 2.72 है, ये 2.72 मीटर। ठीक है, और अमेरिका की जो व्यक्ति है रॉबर्ट वेडलो, इनके नाम दर्ज है। कम से कम ऊंचाई का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो है 0.44 मीटर विश्व रिकॉर्ड, और ये चंद्रा बहादुर डांगी, इनके नाम दर्ज है। तो इनका जो अगर हम इनका डिफरेंस करते हैं तो देखिए ये हमें प्राप्त होगा, ये हो जाएगा 2.28 मीटर। इन दोनों का डिफरेंस जो है वो आ रहा है 2.28 मीटर। अब जब विश्व के सबसे लंबे और सबसे कम हाइट वाले व्यक्ति की हाइट का अंतर ही 2.28 मीटर है, तो विद्यालय में तो जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनकी ऊंचाई का अंतर स्वाभाविक सी बात है कि इससे ज्यादा नहीं आएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इससे अधिक हाइट का बच्चा स्कूल में मिलना नहीं और इससे कम का नहीं मिलना। बोलो सर क्यों नहीं मिल सकता? अरे अगर मिलता तो आज की तारीख में रिकॉर्ड उसके नाम दर्ज होता ना, इनके थोड़ी दर्ज होता। तो अब हम क्वेश्चन को किस प्रकार लिखेंगे वो देखिए, ये बेसिक बात आप अगर समझ चुके हैं तो देखिए,
कि भाई हम लोग लिखेंगे आंसर, ये बात आपको मैंने समझा दी। तो लिखेंगे कि ये जो हमारा सेट ए है, आपको मैं बता देता हूँ, इसमें हम लोग स्टूडेंट को मान लेते हैं, मान लीजिए ये B1 स्टूडेंट है, ये B2 है, ये B3 है, इस प्रकार ये Bn हो गया अपना। ठीक, और ये भी अपना क्या है, सेट ए, और संबंध जो है वो सेट ए से सेट ए में डिफाइन। ये अपना क्या हो गया, B1 B2 B3, ठीक है, एंड अप टू Bn। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम अगर इनका कार्तीय गुणन करें, यानी हम करें A क्रॉस A, तो हमें क्या प्राप्त होगा, देखिए हमें प्राप्त हो सकता है B1 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 B2 B1 B3। ओके, इसी प्रकार ये सोल्व करते जाएंगे, तो Bn B1 Bn B2, ओके, एंड Bn Bn, ये हमारा कार्तीय गुणन आएगा। लेकिन इनमें से किसी भी बच्चे का जो डिफरेंस है वो इससे ज्यादा नहीं होगा भाई। क्यों नहीं होगा, कि भाई किसी भी बच्चे की जो अधिकतम हाइट है, जो आज की तारीख में वर्ल्ड रिकॉर्ड है 2.72 मीटर, उससे ज्यादा नहीं होगी। अगर होती तो वर्ल्ड रिकॉर्ड उस बच्चे के नाम दर्ज हो जाता ना, ठीक है, और 0.44 मीटर से कम नहीं होगी। ठीक है, तो किन्हीं भी दो का आप डिफरेंस कर लीजिए, जो आपके पास अधिकतम डिफरेंस है वो 2.28 मीटर आ सकता है, जबकि 2.28 मीटर तो 3 मीटर से कम है ना। आपके क्वेश्चन में तो कह रहा है कि सभी बच्चों की में से किन्हीं भी बच्चों की हाइट का डिफरेंस कर लीजिए, वो 3 मीटर से कम होगा। तो लिख दीजिए यहां पे, अतः किन्हीं भी दो बालकों की ऊंचाई का अंतर 3 मीटर से कम ही होगा, इसलिए दिया गया संबंध R डैश सार्वत्रिक संबंध है। ठीक है, अब आप में से बहुत से बच्चे पूछ सकते हैं कि सर ये बात आपको एग्जाम में लिख सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको एग्जाम में नोट कर सकते हैं साइड में। ठीक है, तो ये समझाने में इजी रहा इसकी सहायता से, इसलिए मैंने ये एग्जांपल दिया कि भाई जो आज की तारीख में वर्ल्ड रिकॉर्ड है हाईएस्ट हाइट का जो बना हुआ है आज तक, किसी अमेरिकन के नाम दर्ज है, रॉबर्ट वेडलो, और ये जो है 2.72 मीटर का है, और कम से कम जो हाइट है वो है अपनी चंद्रा बहादुर डांगी 0.44 मीटर। तो जब इनका ही डिफरेंस 2.28 मीटर हो रहा है, तो विद्यालय में किन्हीं भी दो छात्रों की हाइट का जो अंतर है इससे ज्यादा जाना भी संभव नहीं है। फिर भी कोई बच्चे बोल रहे मान लो सर इन दोनों जितनी है, तो अगर है तो भी वो 3 मीटर से तो कम ही हो रहा है, और प्रश्न में यही लिखा है कि किन्हीं भी दो छात्रों की हाइट का अंतर 3 मीटर से कम होगा। तो बिल्कुल निश्चित है ये बात कि हम किसी भी पेयर को उठा के उनकी हाइट का जो अंतर करेंगे, ठीक है, तो वो 3 मीटर से कम ही आएगा। ठीक है, तो ये था आज का क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 1। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। कुछ एग्जाम्पल्स जो बच्चे हैं उनको हम करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद।